चलिए हुआ ना लेट। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, छोड़ दीजिए। देखिए शुरू से बता रहे हैं प्रश्नावली 1.1 बुक है, 1.1 निकालो सर। निकाल लिया। एक नंबर में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक नंबर में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें से कहता है करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि एचसीएफ तो ज्ञात करेंगे, लेकिन किस विधि से ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बताइए, कोई बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म बताइए। यानी कि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, यही ना है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है ना, समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए भाज्य जो है इसको ए से सूचित करता है, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और प्लस शेषफल को आर से। ठीक है ना, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही मेरा क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए कि अब कहता है ए नंबर में कि तेरा कितना है मेरा? ये नंबर में 135 है और कितना है? 225 है, यही ना है। अब इसका कहता है एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन विधि से? विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इस विधि से ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है मेरा? 225 है। तो 225 बड़ी संख्या है, तो इसको क्या बना दिया? भाज्य हो गया। ये मेरा क्या हुआ? भाज्य। और ये पहला संख्या जो हुआ ये मेरा छोटी संख्या क्या हुआ? भाजक हो गया। क्या हुआ? भाजक। समझ में आया? अब यहाँ पर कितना है मेरा? भाज्य हो गया। भाज्य है पहले ना, तो भाज्य बराबर कितना हो गया? 225 हो गया बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि भाजक मेरा कितना है? भाजक है, तो भाजक यहाँ पर कितना है मेरा? 135 है। 135 ही है ना, 135 लगे दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 225 यानी 225 हो जाएगा। तो बताइए कि 135 को किससे मल्टीप्लाई करें? यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 135 ही होगा। और यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। अब यहाँ पर है 225 मेरा, और यहाँ पर आ रहा है कितना? 270 दो बार में। ज्यादा आ रहा है? नहीं है? ज्यादा है कि कम है? ये इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा हो रहा है ना। तो कभी भी लेंगे तो यहाँ भाजक को उतना से ही गुना करेंगे ताकि भाज मतलब ये दोनों गुना करने पर भाजक और भागफल को गुना करने पर या तो भाज्य के बराबर आ जाए या तो भाज्य से छोटा आ जाए। ठीक है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दो बार में लेते हैं। एक बार में तो देखते हैं 135 ही आ रहा है, और दो बार में 270 आ रहा है, तो दो बार में ज्यादा हो रहा है। जब ज्यादा हो रहा है तब क्या करेंगे? 1 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, 1 से गुना किया तो 135 का कितना हुआ? 135 हो गया। और यहाँ पर कितना था? 225 था ना, तब 225 था, यहाँ शेष कितना बचेगा तब? तो यहाँ देखिए 225 हुआ इधर, और उसमें से 135 ये दोनों गुना करके जो हुआ इसको घटा दिए। तो घटा दिए तो कितना हो गया? 5 में 5 गया 0, 9 यहाँ 12 12 में 3 गया 9, दो में तो क्या खत्म, यानी कितना हुआ? 90। कितना हुआ? 90। समझ में आ गया? यहाँ पर कितना हो गया मेरा? शेषफल 90। अब यहाँ देखिए भाग एचसीएफ का रूल है कि जब तक वो शेषफल 0 नहीं ले लेता है, ठीक है ना, यानी कि उसका मान शेषफल का 0 जब तक नहीं आ जाता है तब तक एचसीएफ ज्ञात नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो शेषफल यहाँ पर मेरा कितना है? 90 है। 0 आया? 0 नहीं आया तब क्या करेंगे? इसको 0 शेषफल को पुराने के लिए तब क्या करेंगे? इसका जो यहाँ पर भाजक है कितना? भाजक कितना है मेरा? यहाँ
135 है ना, तो ये 135 जो है इसको हम भाज्य बना दिए। क्या बना दिए? भाज्य। तो भाज्य बनाए थे यहाँ पर कितना हुआ? 135 हो गया। अब बराबर इधर शेष पे कितना है? 90 है। तो शेष जो बचेगा उसको भाजक बना देंगे। क्या बना देंगे हम? भाजक। यानी सीधी तौर पर याद रखना कि ये वाला संख्या को यहाँ ला देंगे और लास्ट वाला को यहाँ ला दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 90 क्या बना? भाजक बना। अब 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 135 आ जाएगा वो। तो यदि 90 को 1 से करते हैं तो कितना होता है? 90 होता है। और यदि 90 को 2 से करते हैं तो 90 दूनी 180 होता है। 180 मेरा क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना। और यहाँ 90 क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है। तो कभी भी लेंगे तो या तो इसके बराबर लेंगे या इससे कम लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बराबर तो है नहीं, है नहीं है, तब इससे कम है। इससे कम कितना है? एक बार में है तो एक बार में। और शेष कितना बच गया? अब शेष कितना बचा? 90। यदि यहाँ देखिए 90 का 90 हुआ, यहाँ 135 है तो 135 में 90 घटा दिया तो कितना बच गया मेरा? 45। कितना हुआ? 45। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल 0 आया नहीं आया। तब यहाँ पर भाजक मेरा कितना है? 90 है। तो इसको 90 को क्या बना दिया? भाज्य बना दिए। क्या बना दिए? भाज्य। और शेषफल को क्या बना देंगे? भाजक। तो यहाँ पर हो गया शेषफल कितना? 45। तो भाजक बना दिए। अब भाजक गुना भागफल, यानी कि 45 को कितना बार पढ़ेंगे ताकि 90 आ जाएगा? 2 बार में 45 दूनी 90 होता है ना। तो 45 दूनी 90 हो गया। शेष कितना बचा? 0 बचा। तो शेषफल हमको 0 प्राप्त करना था ना, तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ मेरा। जैसे ही मेरा शेष 0 प्राप्त हुआ तैसे HCF हो गया मेरा कितना? 45। कितना हो गया? 45। समझ में आ गया? इसे को कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा नंबर में मेरा कितना है बताइए तो। दूसरा नंबर में 196 और 38 220 ये ना 196 है और कहता है कितना है? 38 220। इसका क्या कहता है? HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो सबसे पहले इसका भाज्य कितना हो गया? देखिए बड़ी संख्या जो है वही भाज्य होता है, ठीक है ना। तो भाज्य मेरा कितना? 38,220 हुआ। कितना हुआ? 38,220 मेरा भाज्य हो गया बराबर भाजक मेरा कितना हुआ? 196 हुआ। 196। अब 196 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इतना या तो इससे कम आ जाए? बताइए। यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 9060 आता है, यानी कि इससे कितना? 9060 कम आ रहा है बहुत। यदि हम 100 से गुना करते हैं तो 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 19,600 आएगा। तो इससे तो बहुत कम हो रहा है ना, बहुत कम हो रहा है। तब यहाँ पर 19 दूनी 38, यानी कि 200 से गुना करते हैं तो लगभग 38,000 आएगा। 19 दूनी 38,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 220 और वहाँ पर 2000, 42 दूनी 44, 22 दूनी 44, यानी 44 तो ज्यादा हो जाएगा। वहाँ पे 444 हो जाएगा वहाँ, समझे। तो वहाँ ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तब यहाँ पर 38,000 कितना है? 38,220 है और वहाँ पर 38,400 हो जाएगा। समझ में आया? तब ज्यादा हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे हम? तब यहाँ पर देखिए 98 से गुना कीजिए। 196 है ना, 196 को 196 से ही गुना कीजिए। देखिए कितना होता है? चचा के 36 करी 6 बचा कितना? 3 6 नमा 54, 54 3 57, 57 करे 7 बचा कितना? 5 6 का 9 6 का 6 5 11, फिर 6 नमा 54 बचा कितना? 5 9 नमा 81 और 5 86, 86 करी 6 बचा कितना? 8 9 का 9 8 17, 9 8 17 होता है। अब यहाँ पर कितना हुआ? 196 196। अब 6 हो गया, 7 4 11 करी 1 1 6 6 12 13 1 14 करी 4 बचा कितना? 1 9 7 16 1 17 और 1 18 18 करी 8 बचा कितना? 1 1 1 2 1 3, यानी कि 196 से गुना करते हैं तो 38,416 हो रहा है। 38,416, जबकि यहाँ पर कितना? 220 है, यानी कि ये क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना। तब ज्यादा हो रहा है तब कितना से गुना कर देंगे? 95 से। किससे? 95 से। तो 95 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 95 को 56 36 करी 0 3 9 5 45 3 48 करी 8 बचा 4 5 का 5 4 9। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ? 6 9 54 करी 4 बचा कितना? 5 9 9 81 5 86, 86 करी 6 बचा कितना? 8 9 का 9 8 17।
उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ 196, कितना है 196 हो गया, इधर 1 से गुना करेंगे तो वही ना रह जाएगा, तो 0 हो गया इधर, 8 4 12 करी 2, हासिल 1, 9 6 15, 15 6 कितना हुआ 15 6 21, 21 और हासिल कितना था 1, 21 से 22 करी 2, बचा कितना 2, 9 7 16 2 18 करी 8, 1 1 1 2 1 3, यानी कि 195 बार में 38,220 टोटल आ गया। कितना बार में 195 बार में, तो यहाँ पर 195 बार में टोटल आ गया 38,220। तो शेष मेरा कितना बचा 0 बचा ना शेष, तो जैसे ही शेष 0 बचा था ऐसे एचसीएफ मेरा कितना हो गया 196। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, इसका 3 नंबर में कितना कितना है, पहले का था 867 है, कितना है 867 और 255, 255 ये है ना 255। अब इसका कहता है क्या एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मेरा बड़ी संख्या दोनों में कौन है, जो मेरा बड़ी संख्या होता है वही मेरा भाज्य होता है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या कौन है 867 है ना, तो 867 हुआ, तो ये मेरा क्या हुआ भाज्य हो गया, क्या हुआ भाज्य हो गया 867 बराबर जो छोटी संख्या होती है वो मेरा भाजक होता है, क्या होता है वो भाजक होता है। तो छोटी संख्या कितना है 255 है ना, तो 255 मेरा कितना क्या हो गया भाजक हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 867 यहाँ पर है और यहाँ पर 200 भाजक में हुआ 255 आया, तो भागफल यानी कि भागफल कितना से, यानी कि 255 को किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि गुना करने पर क्या, गुना करने पर कितना हो जाएगा 867 हो जाए, बताइए। 2 से यदि करते हैं तो कितना होता है 2 दूनी 400 और 5 5 दूनी 110, यानी कि 510 होता है, कम बहुत हो रहा है ना। 3 से कीजिए, देखिए 3 से यदि हम गुना करते हैं तो 3 दूनी 600 और 55 दिया उधर कितना हो गया 115, यानी कितना हो गया 700 कुछ होता है, तो कीजिए तो करें 255 हुआ, अब गुना 3 कीजिए, 5 दिया 15 करी 5, बचा 1, 5 दिया 15 16 करी 6, बचा कितना 1 3 1 760 हुआ, 765 क्या। तो यहाँ पर हम किससे गुना किया 3 से, 4 से यदि गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 और उधर ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया। तो यहाँ पर 3 से गुना किया तो 3 से कितना हो रहा है इससे कम हो रहा था, कभी भी लेंगे तो इसके बराबर ये तो इससे कम ही लेंगे ना, समझ में आया। तो यहाँ से कम, यहाँ 3 से किए तो 3 से कितना हो गया 765 हुआ, कितना हुआ 65, तो शेष कितना बच गया मेरा बताइए, शेष कितना बचा 867 है ना, उसमें से 765 को घटा दीजिए, 7 में ये 6 में 6 0, 8 में 7 गया 1, 102, कितना बच गया 102। तो शेष 0 आया मेरा, शेष 0 आया नहीं आया। तब यहाँ पर देखिए शेष 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, यहाँ जो मेरा भाजक है भाजक को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। यहाँ भाजक मेरा कितना है 255, तो यहाँ पर कितना हो गया 255 बराबर वहां शेषफल को क्या बना देंगे भाजक बना दिए, ठीक है 102 हो गया। अब 102 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 255 आएगा, 2 से करते हैं तो 204 होता है, कितना होता है 204, और 3 से करते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा 306, तो ज्यादा न हो जाएगा, ज्यादा न हो जाएगा 306, तो 3 से ज्यादा हो रहा है तब क्या करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 से कितना हुआ मेरा 204, तो बचा कितना शेष 204, इसमें 204 1 गुना करके, यहाँ पर कितना है 255 है, तो 255 में 204 घटा दीजिए, तो यानी कितना हुआ 51 बचा, कितना 51 बचा, 51 हो गया, ठीक यहाँ तक समझे। अब यहाँ पर देखिए इसका भाजक कितना है मेरा, शेष 0 आया, शेष 0 आया नहीं ना, तो जब तक शेष 0 नहीं आया तब तक चलते रहेंगे, ठीक ना। तो शेष 0 लाने के लिए यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है मेरा 102 है भाजक, तो यहाँ पर क्या बना दिया इसको भाज्य बना दिया, ठीक ना, बराबर यहाँ शेष कितना है 51 है, तो 51 हो गया, गुना यहाँ पर 51 को क्या बना दिया भाजक। अब 51 को किससे गुना करेंगे ताकि ये 102 आ जाएगा, 2 से 51 दूनी 102, अब प्लस शेष कितना बचा 0, अरे 51 दूनी 102 बहुत, 102 में 102 गया तो 0 बच गया, तो शेषफल जैसे ही मेरा 0 आया तैसे ही एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 51 हो गया, ठीक समझ में आ गया। किसी को उतारना है, यदि उतारना है तो उतार लीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई भी धनात्मक यदि विषम पूर्णांक देते हैं
धनात्मक विषम पूर्णांक कितना कितना बोल रहा है 6q+1, 6q+3, +6q+5 इसके रूप में होता है। यानी क्या करना है, समझ में आया। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या है, इसका ये 6q विषम पूर्णांक कितना कितना दिया, 6q+1 दिया, दूसरा कितना +3 दिया, 6q+ दिया, ये दिया आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर सबसे पहले कल बताए थे नहीं बोला, इसको मिटा दें। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर BQ+R इस रूप में लिख सकते हैं ना। यही रूप का, मतलब कि यही रूप का यहाँ दिया है, ठीक है ना, समझ में आया। तब यहाँ पर यह आया तो b का मान कितना हो गया इसमें, b का मान 6 है, 6। उसके बाद q का मान तो q ही है, r का मान कितना है। अब r का मान देखिए, संभावित क्षेत्रफल कितना आ सकता है, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं विषम संख्या, ये बात बोलते हैं। विषम संख्या जो है 6 से छोटा विषम संख्या कौन कौन आ सकता है बताइए। 6 से छोटा विषम संख्या 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। ये नहीं होगा, पहले सबसे छोटी संख्या देखो, 6 से छोटी संख्या क्या क्या है। तो 6 से छोटी संख्या क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये नहीं, ये छोटी संख्या है, धनात्मक छोटी संख्या में ऋणात्मक में भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर धनात्मक ही लेंगे। ठीक, तो धनात्मक में लिए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये हो सकता है। इसके अलावा कुछ होगा 6 से छोटा, इससे छोटा होगा कुछ, मतलब 6 से छोटा और कुछ हो सकता है इसमें, धनात्मक में नहीं। तब यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया। अब इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, ये हो गया विषम पूर्णांक, ये हो गया विषम पूर्णांक, और ये हो गया विषम पूर्णांक। यानी कि 3 को क्या हुआ, विषम पूर्णांक हुआ। तो यानी कि 1 3 और 5, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमको सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होती है, ये ना। तो देखिए आगे, तब यहाँ पर देखिए कि यदि हम r का मान यदि पहली बार 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, r का मान 1 लेते हैं, तो r का मान जैसे ही 1 लिए तो यहाँ पर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, एल्गोरिथम BQ+R, ये ना है। अब यहाँ देखिए कि a बराबर लेंगे, a बराबर इधर b का मान कितना है मेरा 6 है ना, 6, q का मान q, और प्लस यहाँ r का मान कितना है 1 है। ये हो गया, समझ में आया। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, विषम पूर्णांक हुआ ना, क्योंकि तो अंतिम शेष जो 2 है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है नहीं ना। तो यदि 2 से विभाजित जो संख्या नहीं हो, या तो पूर्णांक नहीं हो, वो क्या होता है, विषम संख्या होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरा विषम पूर्णांक, ये क्या हुआ मेरा विषम पूर्णांक, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं r बराबर कितना, r बराबर विषम में 3, तो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा BQ+R, यह होगा। अब यहाँ देखिए b का मान कितना है 6, q का मान तो q ही है, प्लस r का मान कितना होगा 3। ये भी क्या हुआ, विषम पूर्णांक हुआ, विषम पूर्णांक हुआ ना, समझ में आया। अब तीसरा r बराबर ले लेते हैं हम कितना 5, कितना लेते हैं 5, ठीक। तो 5 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है a बराबर BQ+R, यह होता है। b का मान कितना है 6, q का मान q ही, प्लस r का मान 5, समझ में आ गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक हुआ ना। 5 लास्ट में जो 5 है, ये 2 से विभाजित है, विभाजित है 2 से नहीं विभाजित है, ये क्या हुआ, एक विषम पूर्णांक हुआ, क्या हुआ विषम पूर्णांक, समझ में आ गया। यहाँ पर विषम पूर्णांक लिए, यानी कि 6 से छोटी वाली संख्या पूर्णांक, तो सभी संख्या विषम पूर्णांक आ रहा है, इसमें आ रहा है विषम संख्या में आ रहा है, ठीक है। ये तो विषम पूर्णांक, तो हम बोल सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के रूप में होता है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए उतार लीजिए, जल्दी से कीजिए। अरे उसमें बोल भी लाए थे।
सही में उसमें गुड़ मिलाए थे इसलिए मीठा लगता है। इसको नशा ना ले लो, पानी पीने से भी नशा आता है ना। अरे बोले तो उसमें गुड़ मिलाए थे इसलिए मीठा है। चलो यहाँ रखो 2 नंबर, याद रखिए आप। मिटा दे इसको, समझ में आ गया? उदाहरण देना। चलिए 2 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखिए जल्दी से देखिए। 3 नंबर में कहता है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य है, टोटल सदस्य कितना है? 616, 16 नहीं 616 सदस्य है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और वहां पर क्या कर रहे हैं, 616 सदस्य वाले एक आर्मी सेना की टुकड़ी है, याद रखो, यानी कि टोटल 616 आर्मी, मतलब आर्मी टुकड़ी की क्या है, एक सेना है, ठीक है ना। अब कहता है कि एक टुकड़ी को 32 सदस्यों का एक ब्रेड के पीछे मार्च करना है, कहता है एक बनाया, ठीक है ना, समझ में। एक में टोटल है कितना है, 32 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पैरेट करना है, समझ में आ गया। तो एक में यदि एक टुकड़ी में कितना है, 32 सदस्य है, कितना है 32 सदस्य, तो 616 सदस्य जो है, तो टोटल इस प्रकार से कितना होगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर कितना होगा पता है हमको नहीं। अब यहाँ देखिए 32 सदस्यों की एक आर्मी ब्रेड के पीछे मार्च करना है, समझ में आ गया। यानी कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रेड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों दोनों जो है, दोनों संख्याओं, दोनों सदस्यों को या तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का एक्सएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 616 हो गया, और यहाँ पर कितना में बढ़ रहा है, एक में 32 है, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सएफ निकालते हैं दोनों का, तो यहाँ लिखेंगे दोनों का एचसीएफ। अब यहाँ एक्सएफ निकालते हैं, एक्सएफ में जो भी है उसका एक्सएफ निकलेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर टोटल सदस्य कितना है, 616 है, कितना है 616, और एक मतलब एक ब्रेड में कितना है 32 है। अब 32 को यहाँ 32 हो गया, ठीक है ना, तो 32 हो गया मेरा क्या, भाजक हो गया। अब 32 को किससे गुना करेंगे ताकि 616 आ जाएगा, बताइए। 32 दूनी 64, यानी 20 से गुना करते हैं, इससे कितना होता है 4 640 होता है, ज्यादा हो गया ना। तो 32 को 19 से गुना कीजिए, 19 दूनी 38 करी 8 बचा 3, 19 तिया 57, 57 58 59 60, 19 तिया कितना हुआ 57 58 59 60, कितना आ गया 608, कितना हुआ 608, कितना बार में 19 बार में, तो 19 बार में 608, तो बचा कितना यहाँ शेष 8 बचा। यहाँ देखो शेष कितना बच गया मेरा 8 बच गया, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना है मेरा 32 है, तो 32 बराबर यहाँ कितना 8 गुना किससे गुना करेंगे 32 होगा, 8 सौ क्या 32 है, मतलब शेष कितना बचा 0, यानी कि एचसीएफ मेरा कितना होगा 8 होगा। यानी कि एक यहाँ देखिए, यानी कि मार्च जो कर रहा है, तो दोनों समूहों में से स्तंभों में मार्च जो कर रहा है उनमें से एक स्तंभों की संख्या क्या है, तो स्तंभों की संख्या टोटल 8 है, कितनी है स्तंभों की संख्या 8 है। यदि स्तंभ 8 लेंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 32 करके 616 हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। नहीं तो यहाँ देखिए समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो कितना हो गया इसका 8। तो यहाँ पर क्या लिखती है, अतः स्तंभों की संख्या 8 है, जिसमें वह मार्च कर सकते, समझ में आया। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या था कि एक आर्मी चीफ का टुकड़ी था, ठीक है, जिसमें टोटल सदस्य 616 था, कितना था 616, और एक टुकड़ी में 32 सदस्य है, कितना है 32 सदस्य, ठीक है। अब 32 सदस्य और 616 को समान समूहों में बांटना है, क्या करना है, दोनों को समान समूह में बांटना। अब दोनों समूह समान समूह में बांटेंगे तो टोटल स्तंभों की संख्या कितनी होगी, तो
तो कितना स्तंभ होगा पता है हमको? नहीं ना। तो ये दोनों का क्या कर दिया हम, एचसीएफ निकाल दिए। क्या निकाले? एचसीएफ। तो एचसीएफ जैसे ही निकाले तो यहाँ पर एचसीएफ इसका कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक ना। तो एचसीएफ जितना आया मतलब कि स्तंभों की संख्या उतना ही होगा, ठीक। तो एचसीएफ मेरा कितना निकला, 8 निकला, 8 है निकला। तो 8 निकला यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी, 8 है, जिसमें वो क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब अगला 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में कहता है कि युग्मित विभाजन परिमेका का प्रयोग करते दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3+1 इसके रूप में होता है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर कहीं नहीं पूछा जाता अक्सर, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 4 नंबर जो होता है ये कोई भी एग्जाम सब में पूछा जाता नहीं है अक्सर, ठीक। समझ में आया? इसलिए 4 नंबर को, 4 नंबर से आगे बढ़ जाते हैं, 5 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर अभी छोड़ दीजिए, कभी टाइम मिलेगा तो कभी 4 नंबर बता देंगे, ठीक। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में कहता है कि युग्मित विभाजन परिमेका का प्रयोग करते हुए धनात्मक पूर्णांकों का 9m, यहाँ देखिए, यानी कि कहता है कि युग्मित विभाजन परिमेका यानी कि एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या सम है कि विषम है, धनात्मक पूर्णांकों का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है, 9m। दूसरा कितना है, 9m+1। तीसरा कितना है, 9m+8 के रूप में होता है, के रूप में होती है। समझे? पूर्णांकों का यदि घन करेंगे तो धनात्मक पूर्णांकों का घन जो होगा वो कितना होगा, 9m होगा, 9m+1 के रूप में होगा। और तीसरा 9m+8 के रूप में होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या युग्मित विभाजन परिमेका लिखता है, तो युग्मित विभाजन परिमेका क्या है, a बराबर bq+r, यही ना। तो यानी कि bq, तो यहाँ पर कितना है, bq+r, bq का यहाँ मान कितना है, 9m है ना। यानी 9m जो पहला दिया है, तो 9m में से पहला b का मान कितना हुआ, 9 हुआ, और q का मान कितना है, q का मान एक बार 0 हुआ। यहाँ मतलब क्या, तो q का मान q नहीं है, यानी m है, क्या है, m है, ठीक है ना। q का मान क्या है, m है। और r का जो मान है, r का मान हमेशा चाहिए, पहला नंबर 0 है, दूसरा कितना 1 है, और तीसरा में r का मान कितना दिया है, 8 है। समझ में आया? अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि 9 ऊपर वाला मिटा दें। या देखिए यदि 9 से संभावित छोटी संख्या धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो पहला नंबर b का मान कितना है मेरा, 9 है। तो 9 है, तो 9 से छोटी संख्या क्या क्या है मेरा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इससे आगे होगा नहीं। तो 9 से छोटा संभावित धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। समझ में आ गया? अब कहता है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन करने पर, क्या घन, तो घन करेंगे तो सबसे पहले देखिए जितना धनात्मक पूर्णांक 9 से छोटा कौन कौन है, ये सब हुआ नहीं, ये सब। अब इसका घन करने था, घन करते हैं तो 0 पर क्यूब कितना हुआ, 0 हुआ, और यहाँ 1 पर कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पर कितना है, फिर 2 है, 2 पर क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। अब फिर 3 लेते हैं तो 3 पर क्यूब कितना होता है, 27। तो 27 यदि लेते हैं तो 27 मान क्या हो गया, 20 से ज्यादा हो गया, 20 से ज्यादा हो गया। और कभी भी हम पढ़े थे कि यहाँ पहले युग्मित विभाजन परिमेका में पढ़े थे कि 0 से बड़ा या छोटा क्या हो सकता है, r, और इससे बड़ा क्या हो सकता है, b, क्या b। समझे? अब यहाँ b कभी भी होगा तो r से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। और यहाँ पर यदि 3 पर क्यूब लेते हैं तो 27, तो 27 में r क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, q से बड़ा हो रहा है r ना। तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ठो नहीं लेंगे, तब कितना हो गया, 0, 1 और 8 हो गया। समझ में आ गया? तो ये 3 ठो संख्या हो गया। अब यहाँ पहला नंबर मान लेते हैं r बराबर कितना है, 0। कितना मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पर क्या होता है, युग्मित विभाजन परिमेका bq+r होता है। b का मान कितना है मेरा, b का मान कितना है, यहाँ b का मान 9 है ना, तो 9 हो गया। और q का मान कितना है, m है, तो m हो गया। अब प्लस r का मान कितना हुआ, 0। तो यानी कि 9m, अब प्लस में 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा उसमें नहीं ना, तो 9m हो गया, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं, r बराबर कितना आया, यहाँ 1 आया, 1, यानी कि युग्मित विभाजन परिमेका क्या, bq+r है, b का मान कितना है मेरा, 9 है, और यहाँ q का मान कितना है, m है, और प्लस r का मान कितना है, 1 है।
तो ये तो यही रह जाएगा, क्योंकि इसमें ये 1 जुटेगा, इसमें चर संख्या m है और इसमें m है नहीं ना, ये तो अचर संख्या है, तो चर में कभी अचर जुटेगा नहीं जुटेगा, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर r बराबर रहता है कितना, एक बार तीसरा में कितना बार आया है घन में 8 आया, 2 पर क्यूब 8, तो 8 हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या हुआ, बी क्यू प्लस आर हुआ, बी का मान कितना है 9 और क्यू का मान कितना है m है, अब प्लस आर का मान 8 हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए यही ना बोल रहा था इकाल ने कि धनात्मक पूर्णांकों का घन जो करेंगे तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो आया तीनों में आया, आ गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांकों का घन, धनात्मक पूर्णांकों का घन कितना है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए उतारिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर है, यहाँ से उतारना है नीचे, उसके बाद इसका ऊपर चल गया, कहाँ से, यहाँ से आ गया। ठीक, चलिए उतारिए।